नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। टैक्स मंत्रा शो, जहां पर आपकी टैक्स से जुड़ी हुई तमाम उलझनें हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स दूर करते हैं। और आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग, जिनसे हम समझेंगे कि जो हमारे दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं और जो आपके भी सवाल होंगे उनके जवाब और उन पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे सुनील जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, आज हमें वक्त देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के टैक्स मंत्रा शो पर शामिल होने के लिए। सुनील जी, आज का जो शो है काफ़ी अलग है। यहाँ पर हमने बहुत सारे जो हमारे दर्शकों के सवाल है उनको कंपाइल किया है और ये सवाल अमूमन कई सारे लोगों के होते हैं, तो उन्हीं पर आपसे राय मैं लेना चाहूँगा, उसी पर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन मैं आज के शो में लूँगा। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है कई सारे लोगों का, उसमें सवाल में है, जिस तरह से अभी रिटर्न फाइलिंग की तारीख पूरी हुई है, तो सवाल यह है कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद गलती पता चले तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है? क्या रिवाइज रिटर्न से सब कुछ ठीक हो जाएगा या जुर्माना देना पड़ेगा? देखिए अनुराग, ये बहुत लोगों का सवाल है। इस बार डेट थी 31 जुलाई, जिसको एक्सटेंड किया था सरकार ने 15 सितंबर के लिए। पर लेट लतीफी बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों ने तो रिटर्न फाइल ही नहीं की अभी तक भी। तो दो हैं बातें। नंबर एक, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है 15 सितंबर से पहले और आपको गलती का पता चला, तो आप उसको रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। आप कितनी बार भी रिवाइज कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो अभी सेकंड ट्रेन आपके पास है, रिवीजन की भी है। और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है 15 सितंबर तक, उनको भी ये ट्रेन अवेलेबल है और वो भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। हाँ, जिन लोगों ने रिवाइज करनी है उस पर कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं लगती है, जो 5,000 रुपए की लगती है। लेकिन जिन लोगों ने 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं की थी और वो पहली बार कर रहे हैं, तो उनको 5,000 रुपए की पेनल्टी या फीस जिसे कहते हैं वो देनी पड़ेगी, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। वरना 1,000 रुपए आपको एज ए पेनल्टी फी आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो हमें भेजा गया है वो सवाल है, क्या टैक्स रिफंड में देरी होने पर ब्याज मिलता है? अगर हाँ तो वो कैसे और कब कैलकुलेट होता है? क्योंकि ये भी कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, अगर आपका कोई रिफंड ड्यू बनता है तो सरकार आपको ब्याज देती है। वैसे लेती, जब ब्याज सरकार लेती है तो लेती है 12% पर एनम, यानी 1% पर मंथ का। लेकिन जब देने का नंबर आता है तो सरकार थोड़ा कंजूस हो जाती है और आपको जो रिफंड पर ब्याज मिलता है वो मिलता है 0.5% पर मंथ, यानी 6% पर एनम का। लेकिन कैलकुलेशन कैसे होती है इसमें अनुराग, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपने रिटर्न को टाइम से फाइल किया था, यानी 15 सितंबर से पहले आपने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर दिया था, वैसे अमूमन 31 जुलाई होती है, इसी बार 15 सितंबर थी, तो आपको ब्याज भी सरकार कहती है अब 1 अप्रैल 2025 से, यानी मान लीजिए आपको अक्टूबर में रिफंड आएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर और अक्टूबर तक पूरे 8 महीने का ब्याज आपको मिलेगा आपके रिफंड अमाउंट पर। लेकिन अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की, यानी 15 सितंबर के बाद फाइल की और फिर आपने रिफंड क्लेम किया है, तो फिर आपको जो ब्याज मिलता है वो जिस दिन आप रिटर्न फाइल करेंगे, मान लीजिए आज आप 1 अक्टूबर को रिटर्न आपने फाइल की है, तो फिर आपको रिफंड का जो ब्याज होगा वो 1 अप्रैल से काउंट नहीं होगा। जिस दिन आपने रिटर्न फाइल की है उस दिन से लेकर और जिस दिन तक आपका रिफंड मिलेगा उस दिन का आपको ब्याज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो 6 महीने का जो ब्याज है वो आपको नहीं मिलेगा। 15 सितंबर के बाद तो रिटर्न फाइल करने में पेनल्टी तो लगी रही है। हाँ, वो अलग बात है। वो अलग बात है, पेनल्टी लग रही है, साथ साथ आपको जो रिफंड का ब्याज है वो भी कम हो गया। क्योंकि 15 सितंबर के बाद अगर आपने रिटर्न फाइल की तो आपको इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो 1 अप्रैल 2025 से नहीं होगी, जिस दिन आप फाइलिंग करेंगे उस दिन से होगी। यानी मान लीजिए अक्टूबर में फाइल करते हैं और आपको रिफंड अक्टूबर में आ जाता है, तो आपको 1 महीने का ब्याज मिलेगा। अगर आप टाइम से फाइल करते तो आपको 8 महीने का ब्याज मिलता।
अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो है 2 या ज़्यादा नौकरी करने पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, क्या दोनों जगह की सैलरी जोड़ना जरूरी है? क्योंकि कई बार देखने में आता है कि साल के बीच में लोग हैं, एक बार नौकरी चेंज करते हैं, 2 बार नौकरी चेंज करते हैं, तो उनका टैक्स कैलकुलेशन क्या होता है? और कुछ लोगों का ये भी देखने को आता है कि जब नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तब उनकी जो सैलरी थोड़ी बढ़ी हुई आती है और बाद में वो कम हो जाती है। ये जो वेतनभोगी कर्मचारी हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज उनकी समस्या है। और अमूमन क्या करते हैं, जो लोग नौकरी चेंज करते हैं वो अपने पुराने एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड नए एम्प्लॉयर को देते ही नहीं है। जबकि मैंडेटरी लॉ ये कहता है कि जो नया एम्प्लॉयर है उसको आपकी पुरानी सैलरी की सारी डिटेल, यानी जो फॉर्म 16 आपको पहले से मिला होगा पुराने एम्प्लॉयर ने जब आपने नौकरी छोड़ी होगी, मान लीजिए आपने सितंबर में नौकरी छोड़ी, तो जो 6 महीने का आपका फॉर्म 16 है वो आपको नए एम्प्लॉयर को देना चाहिए था। लोग नहीं देते हैं, पर उसका नुकसान क्या होता है? उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जाने अनजाने में गलती होती है। मान लीजिए आपने 2 एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया और दोनों के पास आपकी जो सैलरी है 6-6 महीने की वो 7 लाख से कम थी। आपने नया रिजीम चुना, अब हुआ क्या, ना तो पिछले एम्प्लॉयर ने आपको टीडीएस काटा, ना नए एम्प्लॉयर ने आपको टीडीएस काटा, यानी आपने को टीडीएस एक पैसा भी नहीं कटा आपका, क्योंकि आपने डिटेल ही नहीं दी थी। जब आप रिटर्न भरने जाते हैं तो आपकी इनकम होगी 14 लाख रुपए। अब आपको उस पर टैक्स बन गया। जब टैक्स बना तो आपको एडवांस टैक्स भी जमा करवाना था, या टीडीएस आपने कटा नहीं था, तो आपको पूरा ब्याज देना पड़ता है। और ब्याज भी कितना लगता है, 234C का पहले ब्याज देंगे आप, एडवांस टैक्स ना जमा करवाने का या टीडीएस ना डिडक्ट होने का। फिर 234B का ब्याज है अनुराग, जो 1 अप्रैल से शुरू हो गया आपके पास, यानी 8 महीने का ब्याज आपने और दे दिया उसके ऊपर। तो ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर नौकरी चेंज की है तो पुराने एम्प्लॉयर के पास जो आपका फॉर्म 16 मिला है वो नए एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कीजिए और उस पर अपना टीडीएस कटवाइए। और अमूमन मैंने देखा है जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं एक गलती और करते हैं, वो उसके अलावा जो इनकम है, मान लीजिए आपको कोई और इनकम आ रही है, आपको ब्याज से बैंक से एफडीआर का ब्याज आ रहा है, या आपको सेविंग का ब्याज आ रहा है, या कोई और इनकम आपके पास में आ रही है, कोई कैपिटल गेन से इनकम है, आपने कोई शेयर्स बेचे हैं, आपने कोई मकान बेचा है, प्लॉट बेचा है, उस इनकम पर भी आप टीडीएस कटवा लीजिए या एडवांस टैक्स जमा करवा दीजिए, वरना जो ब्याज है वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। बिल्कुल। सर, चौथा सवाल मैं हमारे दर्शकों का लेना जा रहा हूं और हमारे पास अभी 14 सवाल और है और करीब करीब 14 मिनट और बचे हैं। चौथा सवाल है, अगर फॉर्म 16 और एआईएस में फर्क हो तो क्या करें और कौन सा डेटा है जो सही माना जाए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एआईएस सैंक्रोसेंट नहीं है। एआईएस में गलतियां बहुत कम देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो सैंक्रोसेंट नहीं है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। और अनुराग, आपको ध्यान होगा हमने ये बात जब उठाई थी तो वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी दिया था उसके बाद में, क्योंकि पहले क्या होता था, एआईएस पे कोई इन्फॉर्मेशन आई और मैंने रिप्लाई कर दिया, पता नहीं चलता था ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। या मैं डिनाई करता था या पार्टली सही है पार्टली वो करता था। अब एक नया फीचर दे दिया आपके एआईएस में कि अगर आपको लगता है कि कोई एआईएस में इंफॉर्मेशन गलत है, मान लीजिए उसमें रिपोर्ट हुआ कि आपने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, आपने नहीं बेची है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उस इंफॉर्मेशन को डिनाई कीजिए कि नहीं ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो वो इंफॉर्मेशन बाकी जिससे इंफॉर्मेशन दी है सरकार को, मानो रजिस्ट्रार से आई है या म्यूचुअल फंड एजेंट से आई है या बैंक से आई है, तो वहां से रिपोर्ट आती है कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। वरना क्या होगा कि अगर आपका एआईएस और फॉर्म 16 में मिसमैच है, तो मैंने बता दिया कि फॉर्म अगर एआईएस गलत है तो आप उसको ठीक करवाइए, अगर फॉर्म 16 गलत है तो फॉर्म 16 को ठीक करवाइए। अगर एम्प्लॉयर ठीक नहीं कर रहा है तो आप अपनी रिटर्न में सही इनकम को डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे आप इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं वो बताता है कि कितना मिसमैच है, एआईएस में कितनी इनकम है और आपने कितनी इनकम रिपोर्ट की है। अगर मिसमैच होगा तो आपको 143(1)(a) में इंटीमेशन में टैक्स लगकर आता ही आता है। इसलिए या तो 26 ईयर्स को ठीक करवाइए या एआईएस को ठीक करवाइए। बिल्कुल। पांचवा सवाल हमारा जो है, जो दर्शकों ने हमें भेजा है, बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है? क्या 80 टीटीए या 80 टीटीबी की छूट हर किसी को मिलती है क्या? देखिए, पहले तो 80 टीटीए को समझते हैं और 80 टीटीबी क्या है। 80 टीटीए था कि आपको सेविंग अकाउंट से अगर कोई ब्याज मिलता है तो 10,000 रुपए की छूट सरकार ने दी थी सबको। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 ईयर्स एंड अबव है तो 80 टीटीबी में छूट थी 50,000 रुपए पे, आपको कोई टैक्स नहीं देना था। लेकिन ये पुराने रिजीम में ही है, नए रिजीम में ना 80 टीटीए मिलता है
ना एटीटीटी भी मिलता है। तो इसका मतलब अगर आपने नया रेजिम चुन लिया है तो फिर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब जहां तक सवाल है टैक्स रेट का, तो टैक्स रेट आपका जो स्लैब रेट है, अगर आप 30 के स्लैब में आते हैं तो 30 के स्लैब में टैक्स होगा, अगर आप 20 के स्लैब में आते हैं तो 20 पे स्लैब होगा। यानी जो आपका स्लैब रेट है बाकी इनकम जोड़ने के बाद में, उसी इनकम पर, उसी स्लैब पर आपका सेविंग का ब्याज हो, एफडीआर का ब्याज हो, फिक्स डिपॉजिट का, वो सारा सारा टैक्सेबल हो जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल हमारा है जो हमें भेजा गया है कि किराए की आय रेंट इनकम को रिटर्न में कैसे दिखाए, क्या हाउसिंग लोन के ब्याज की डिडक्शन ले सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने ऐसी गोगली फेंकी है इसमें कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात सही है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी हाउस आपके पास में है, अपने आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आप उसमें खुद रहते हैं, तो उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं मतलब। और वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अब दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपके पास में हो सकती है, यानी दोनों पे हाउसिंग लोन चल रहा है और दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्या हुआ, रेंटल वैल्यू तो जीरो हो गई, और आपने जो हाउसिंग लोन पे जो ब्याज दिया था उसकी 2 लाख रुपए तक का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ करता था। अब भी होता है, लेकिन केवल पुराने रिजीम में होता है, नए रिजीम में नहीं होता है। वो लोग अक्सर गलती करते हैं, और विशेषकर वेतनभोगी कर्मचारी, सैलरीड एम्प्लॉय जो मेरा शो देख रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो 2 लाख का जो आपकी एडजस्टमेंट थी आपको नहीं मिलती है। हाँ, अगर प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आ रही है तो सरकार आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। एक इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, चाहे वो इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का है चाहे कमर्शियल का रेंटल इनकम आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी मान लीजिए कोई शॉप पे आपने ले रखा है, लोन ले रखा है, कोई फैक्ट्री परचेज कर रखी है, उस पर भी आपको इंटरेस्ट जो होता है वो मिलता है, और 30% की आपको छूट मिलती है, और हाउस टैक्स जो आप पे करते हैं उसकी छूट मिलती है। वो आपको अभी भी बरकरार है, चाहे नया रिजीम है चाहे पुराना रिजीम है। तो नई रिजीम और पुराने रिजीम में फर्क क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लेके है कि अगर आप खुद उस मकान में रह रहे हैं तो 2 लाख की जो लॉस था वो आपका एडजस्ट नहीं होता है। उसकी गलती कृपया ना करें, लोग गलती कर देते। बिल्कुल। आगे बढ़ता हूं मैं। अब 10 मिनट है हमारे पास और करीब 12 सवाल बाकी हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है? क्या पत्नी या बच्चे के नाम से कमाई पर टैक्स जो है वो क्लब किया जा सकता है, और उस पर कैसे टैक्स दिया जाता है? एक धारा 64 है हमारे इनकम टैक्स में, आयकर नियम में, उसको क्या कहा गया था कि अगर आप अपने स्पाउस को, या आप अपने माइनर चाइल्ड को, या डॉटर इन लॉ को, ये 3 ऐसे रिलेशनशिप हैं जहां पे क्लबिंग के प्रोविजंस लग जाते हैं। देखिए, आप अपने स्पाउस को यानी पति पत्नी को, या पत्नी पति को कोई गिफ्ट करे, उस गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं है। आज भी लोग यहां भी कंफ्यूज होते हैं, वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। आप अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करते हैं, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। अपने माइनर बच्चे को गिफ्ट करते हैं, टैक्सेबल इवेंट नहीं है। लेकिन ये 3 इनकम जो होती है, इनसे जो इनकम होगी, यानी आपने अपनी पत्नी को 50 लाख रुपए गिफ्ट किया, उन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, उस पर 6% से 3 लाख रुपए ब्याज आ रहा है, तो 3 लाख रुपए उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा जिसने गिफ्ट किया था। यानी इनकम ऐड होती है, गिफ्ट ऐड नहीं होता है। तो ये 3 रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। मेजर चाइल्ड को आप गिफ्ट करेंगे, आपका बच्चा, बेटा बेटी 18 साल से ऊपर है, तो क्लबिंग नहीं होती है, केवल माइनर के केस में क्लबिंग होती है। माइनर के केस में क्लबिंग होती है। अगला सवाल, 8वां सवाल है मेरा सुनील गर्ग जी। शेयर या म्यूचुअल फंड में हुए नुकसान को अगले साल एडजस्ट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके नियम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप उस साल में भी लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा उस साल में, लेकिन उल्टा लागू नहीं होगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता। उसका कारण भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस पे जो रेट है टैक्स का कम था, तो शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट लगता था, इसलिए उसको मना कर दिया था। लेकिन जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म से ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड 8 साल के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि फ्यूचर ऑप्शन में जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन से इनकम नहीं मानी जाती है। अक्सर लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उसका इनकम या लॉस बिजनेस प्रॉफिट या इनकम रह जाता है, पीजीबीवी। और बड़े मजे की बात है, पीजीबीवी का जो लॉस है, इनकम लॉस होता है, वो किसी भी इनकम से एडजस्ट हो जाता है, और उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं।
अगला सवाल है, नया और पुराना टैक्स रिजीम किससे ज़्यादा फायदा होगा? क्या नई रिजीम में भी डिडक्शन मिलती है क्या? ये मैं मान के चलता हूँ ये तो हजारों लोगों का सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए कि जो ये साल चल रहा है यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर, जहां पे आपको पता होगा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A की रिबेट मिल जाती है नए रिजीम में, और पुराने रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A की रिबेट मिलती है। कुछ लोगों को, जिन लोगों ने, देखिए 2 लाख का अगर आपका हाउसिंग लोन है और 2 लाख की छूट आप क्लेम कर रहे हैं खाली एटीसीसी और एटीसी और एटीसीसीडी यानी एनपीएस, एलआईसी, एजुकेशन और हाउसिंग लोन की मिला के, तो फिर आप एट पार आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा और कोई एजुकेशन लोन की छूट है या कोई डिपेंडेंट चाइल्ड की छूट है, तो फिर अभी पुराने रिजीम में आपको फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 एवाई 25-26 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगले साल में जब 12 लाख तक का आपको स्लैब दे दिया, यानी 12 लाख तक 87A का छूट मिलेगी आपको, तो फिर ऑलमोस्ट सब लोगों को नए रिजीम में ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि नए रिजीम में कोई छूट मिलती है। हाँ जी, एक छूट मिलती है। क्या छूट है जी? वो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जो 14% हो गया, सरकार ने कर दिया है, वो छूट, वो टैक्स फ्री होता है। उस पर टैक्स ना नए रिजीम में लगता है ना पुराने रिजीम में लगता है। बाकी और कोई डिडक्शन नए रिजीम में अवेलेबल नहीं है। मात्र रिडक्शन जो नए रिजीम में अवेलेबल है वो जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में 14% का। अगला सवाल है, 10वां सवाल, कैपिटल गेन टैक्स से बचने के असरदार तरीके कौन से हैं? क्या सिर्फ घर या बॉन्ड में निवेश ही रास्ता है? हाँ, देखिए, दो रास्ते हैं आपके पास में, धारा 54, 54F और 54EC। एक गलती और लोग करते हैं जो शायद नहीं पता, नियम बदल चुका है। बॉन्ड जो 54EC में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आप परचेज किया करते थे, 50 लाख रुपए की आपको लिमिट अलाउड है, लेकिन वो केवल इमोल्ड प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन के लिए है। अब पहले सारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए हुआ करता था, अब वो नियम बदल चुका है। अगर आपने कोई इमोल्ड प्रॉपर्टी बेची है, कोई रेजिडेंशियल हाउस, प्लॉट, मकान, दुकान बेची है, तो ही बॉन्ड से छूट मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। इसके अलावा रेजिडेंशियल हाउस बेच के रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लीजिए, धारा 54 में छूट ले लीजिए। कोई भी कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचिए, यानी शेयर्स बेचिए, प्लॉट बेचिए, फैक्ट्री बेचिए, और उसका पूरा कंसीडरेशन आपको अगर लगाना है तो 54F में लगाना पड़ता है नया रेजिडेंशियल हाउस लेने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि 54F में अगर आपके पास पहले से ही 2 मकान है, यानी, तो फिर आपको 54F में कोई फायदा नहीं है, टैक्स जमा करवा दीजिए, क्योंकि आपको छूट नहीं मिलती है। बिल्कुल, आगे बढ़ता हूं और अगला सवाल जो है वो है, एनआरआई के लिए भारत में टैक्स के क्या नियम हैं? कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है? देखिए, आजकल बड़े नोटिस आ रहे हैं इसको लेकर, और लोग बड़ी कैजुअल अप्रोच से बढ़ते हैं। पहली बात तो मान लीजिए कि अगर आप रेजिडेंट हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, रेजिडेंट यानी जो नॉन रेजिडेंट नहीं है, अगर आपका विदेश में कोई भी खाता है या विदेश में आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, बहुत सारे लोग लगा देते हैं आजकल फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपको ब्लैक मनी एक्ट में नोटिस आ सकता है। जहां तक सवाल है नॉन रेजिडेंट का, हमारे यहाँ पे नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है जो कि 182 दिन से कम इंडिया में है, यानी 182 दिन से ज्यादा आप इंडिया में है तो आप रेजिडेंट बन जाते हैं। तो उनको केवल उसी इनकम पर टैक्स देना होता है जो इनकम इंडिया में आपको मिल रही है, जो एक्रू हो रही है, अराइज हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे जो विदेश में नौकरी करने चले गए, नॉन रेजिडेंट बन गए हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने पहले मान लीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा था, उसे डिविडेंड आ रहा है, या कोई बैंक में एफडीआर थी, या कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो लोग भूल जाते हैं रिपोर्ट करना। ऐसा नहीं करना। अगर नॉन रेजिडेंट आप हैं तो आपको इंडिया की इनकम पर टैक्स देना होता है इंडिया में। और फिर एक बात और है, जैसे रेजिडेंट के केस में नियम है, आपको वो इनकम अपने जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं वहां भी रिपोर्ट करनी होती है, और जो टैक्स आपने इंडिया में दे दिया उसका डबल टैक्स अवॉइडेंस में जाके आपको रिबेट मिलती है। यही नियम रेजिडेंट के लिए। मान लो मैं रेजिडेंट हूं, मेरी कोई लंदन में प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, तो मुझे वहां पर भी रिटर्न भरनी पड़ेगी और उस टैक्स को यहां भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये गलती कभी ना करना। बिल्कुल। एक सवाल है जो सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ है। हमें पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन को किन इनकम पर छूट मिलती है? क्या रेंट या कैपिटल गेन पर भी राहत है सीनियर सिटीजन के लिए? सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो,
जो नियम है टैक्स के सबके लिए अब एक जैसे कर दिए हैं सरकार ने। पहले कुछ एडिशनल बेनिफिट दे रखे थे, जैसे टीटीबी की बात कर रखी थी। हाँ, एक छूट अभी सीनियर सिटीजन को दे रखी है, वो है एडवांस टैक्स उनको जमा नहीं करवाना होता अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो। यानी आप 60 ईयर्स एंड अबव है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो एडवांस टैक्स से आपको छूट है। बाकी सारे नियम, स्लैब भी और डिडक्शंस भी एक जैसी हैं। एक छूट हो रहा है अगर आप 75 ईयर्स एंड अबव है, सुपर सीनियर सिटीजन है, और आपको खाली पेंशन इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो आपको बैंक ही आपका टैक्स पूरा काट लेता है। तो फिर आपको अलग से रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप पूरा टैक्स वहां पर कटवा कर और वो रिपोर्ट करें बैंक, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की छूट मिलती है। लेकिन वो स्पेशल केस खाली है कि सारी इनकम बैंक में आनी चाहिए और आपकी ब्याज से और पेंशन से इनकम होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर के 4 सवाल है सुनील जी। एक सवाल जो हमारे पास आया है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर शिकायत या ग्रीवियांस जो है वो कैसे दर्ज कर सकते हैं, अगर रिफंड या प्रोसेसिंग अटकी हो तो क्या कदम उठाया जाए? देखिए, पहली बात तो पोर्टल बड़ा अच्छा काम कर रहा है आजकल। आप लॉगिन कीजिए, वहां पे ग्रीवियांस आप डाल सकते हैं अपनी। ग्रीवियांस के माध्यम से, और आजकल देखा हमने ग्रीवियांस मैकेनिज्म बड़ा सुधर गया है। एक सीपी ग्राम है, उसमें डाल देंगे तो फिर वो बकायदा 30 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट भी आती है कि भी आपकी ये ग्रीवियंस थी, हमने ठीक कर दिया, और बकायदा आपको मेल आती है। जहां तक सवाल है रिफंड प्रोसेस अगर आपका नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को होता है रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ मेरा, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। खाली मतलब ग्रीवियांस से काम नहीं चलेगा, पहले आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते हैं, रिटर्न्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, गलत अकाउंट नंबर दे रखा होता है। अगर आपने ये सारे, या आपकी रिटर्न उसमें पड़ी हुई है, डिफेक्टिव रिटर्न में पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं कि आप रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है, तो रिफंड कहां से आएगा? तो अपने पोर्टल पर जाइए, अपना स्टेटस ऑफ रिफंड चेक कीजिए, उसमें पता बताएंगे कि आपका क्या स्टेटस है, रिटर्न प्रोसेस हुआ, नहीं हुआ, हो गया तो कहाँ क्रेडिट हुआ है। अगर और कोई कारण है, जैसे बताया डिफेक्टिव रिटर्न है, या अकाउंट वेरीफाई नहीं किया, या रिटर्न वेरीफाई नहीं की, तो अपने अकाउंट को अपडेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, वैलिडेट कीजिए, फिर रिफंड आपके अकाउंट में आएगा। बिल्कुल। आखिर के 2 सवाल लूंगा मैं सुनील जी, वक्त की कमी है। क्या गिफ्ट में मिली रकम या प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगता है? गिफ्ट टैक्स के नियम क्या है? देखिए, हमारे यहाँ गिफ्ट टैक्स एक्ट खत्म कर दिया था 1998 में, लेकिन धारा 56(2)(10) को मजबूत कर दिया। अब ये कह दिया है कि अगर आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट आता है, ब्लड रिलेशन दे रखे हैं, 55 रिलेशन दे रखे हैं, वहां से कोई भी पैसा आता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, इन सबसे कोई पैसा आता है, तो कोई टैक्स नहीं है। कितना भी आए, 1 करोड़ आए, 10 लाख आए, 1,000 आए, बशर्ते जो गिफ्ट दे रहा है उसकी इनकम नॉन सोर्स से होनी चाहिए। मतलब आप ये मत कर देना कि कोई भी इनकम कहीं से गिफ्ट ले ली है, उसके अलावा गिफ्ट का कोई आता है, यानी अदर देन रिलेटिव। और विशेषकर जो कजिन्स को लेके लोगों के सवाल होते हैं, कजिन्स रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। कजिन्स नहीं आते हैं, मौसी जी आते हैं, मौसा जी आते हैं, मामा मामी आते हैं, पर कजिन्स नहीं आते हैं। उनसे गिफ्ट लोगे तो 50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। 50,000 रुपए से ऊपर जितना भी लेंगे तो पूरा टैक्स लगता है। मान लो आपने 60,000 रुपए गिफ्ट लिया, तो पूरे 60,000 पे आपको टैक्स देना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, शादियों का सीजन आने वाला है, शादियों में खूब गिफ्ट लीजिए, रिलेटिव से लो, नॉन रिलेटिव से लो, दोस्त से लो, कजिन से लो, कोई टैक्स नहीं है। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा मेरा सुनील जी, अगर किसी ने गलती से गलत बैंक अकाउंट दे दिया और रिफंड फंस गया है तो क्या करे? क्या नया अकाउंट जोड़कर रिफंड दोबारा मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है जी। आपसे गलती हो गई या आपने पुराने अकाउंट को वैलिडेट करना भूल, देखिए अकाउंट नंबर देना अलग बात है, वैलिडेट करना अलग बात है। और कई बार लोगों के 2-2, 3-3, 4-4 अकाउंट होते हैं, आप चारों को रिपोर्ट करते हैं, तो आपको बताना पड़ता है मुझे रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में चाहिए। उसको वैलिडेशन कहते हैं हम टेक्निकल भाषा में। वो पूछता है कि प्लीज वैलिडेट दिस अकाउंट, आप जो अकाउंट वैलिडेट करेंगे। पर हाँ, उसका एक बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक मर्ज हुए थे, आपका आईएफएससी कोड, आपकी अकाउंट डिटेल वो सही होनी चाहिए। जैसे आप सही करोगे, बिल्कुल आपका रिफंड आता है तुरंत। वंदे भारत, जो वंदे भारत ट्रेन की स्पीड है ना, उस स्पीड से रिफंड आपके अकाउंट में आता है, और विद इंटरेस्ट आता है। विथ इंटरेस्ट रिफंड आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आज आपने 15 से ज़्यादा हमारे सवालों के जवाब दिए और काफ़ी क्लैरिटी से जो दर्शकों के कन्फ्यूज़न होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो हमारे दर्शकों को आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आज टैक्स मंत्रा के इस एपिसोड में सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो ईटी नाउ स्वदेश के टैक्स मंत्रा में
आज सारे सवालों के हमने जवाब दिए। आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो हमें भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अपने सवाल भेजिए, हम हमारे दर्शकों, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे इन सवालों के जवाब लेंगे। तो ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। धन्यवाद।